नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक काफिल उर रहमान ने आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। श्रीनगर में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीडीपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहीं। काफिल उल रहमान इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें एनसी की ओर से टिकट नहीं दिया गया था। ये निर्णय 2024 के लोकसभा चुनावों में करनाल विधानसभा क्षेत्र में एनसी के खराब प्रदर्शन के बाद लिया गया, जहां पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। विधानसभा चुनाव में एनसी ने करनाल से जावेद अहमद मीरचल को मैदान में उतारा था, जिन्होंने पीपल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर नासिर अहमद अवान को 6262 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। पीडीपी में शामिल होने के बाद काफिल उर रहमान ने कहा कि वह क्षेत्र विकास और जन सेवा के लिए पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। कफील साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और ऐसे में जैसा कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ़। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ़ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ़ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहाँ हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और कुछ लोगों को जो हैं मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तूं हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कब्र जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे जी शूर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, ख़ासकर जो मुफ्ती साहब का विज़न है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आपने देखा कि अभी पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ गया है कि ये जम्मू कश्मीर अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा। जैसे हो रहा है, जैसे हुआ, जैसे जंग के दहाने से हम लोग वापस आए हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी, वो जो जम्मू कश्मीर को संजो के रखते थे, इस किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उनको ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको अगर हमने अंदर मुल्क के अंदर इसको संभाल के रखना है, संजो के रखना है,
تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائیں. مجھے لگتا ہے, میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے, جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے, میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی. اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں, مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی, نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورا جو ہمارا نارتھ کشمیر میں اس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے فردوس صاحب ہیں, ڈاکٹر عباس صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت لگے ہوئے تھے کہ ان کو لانا ہے, پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہیں گے. کفیل صاحب جیسے خیال میں کفیل صاحب نے خود جواب دیا کہ یہ اس وقت پارٹی میں نہیں تھے کئی مہینوں سے, پر میں سمجھتی ہوں کہ جو پورے جموں کشمیر میں جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جس وجہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے, جو ایک آئیڈیالوجی لگتی تھی کہ ان کی کوئی نہ کوئی یہ پرو جموں کشمیر ہے, یہ ایک وقت میں لگتا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پرو جموں کشمیر نہیں ہے, پرو پاور ہے. مطلب 1947 سے لے کے 53 کو دیکھ لیجئے, پھر 1975 کو دیکھ لیجئے, اکارڈ کو دیکھ لیجئے, 87 کے الیکشن میں ریگنگ کو دیکھ لیجئے, تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی چلی تھی وہ کہیں نہ کہیں پاور آئیڈیالوجی بن گئی. اور آج اس معاملے میں جو پی ڈی پی کا ایک کانسٹنٹ رہا ہے, چاہے ہم پاور میں تھے, چاہے کانگریس کے ساتھ تھی, چاہے بی جے پی کے ساتھ تھے, چاہے اکیلے تھے اپوزیشن میں, تو ہم نے کبھی اپنا آئیڈیالوجی نہیں بدلی. ہم نے کبھی یہ نہیں بدلا کہ ہماری پارٹی جو ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کام کرنا چاہتی ہے, جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے نکالنا چاہتی ہے, مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے. ہم کہیں سرکار میں رہ کے ایک بات اور سرکار سے باہر دوسری بات نہیں کرتے. جب میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تب بھی مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی, تب بھی دلی سے ڈیلیگیشن لایا, تب بھی لیٹر لکھا حریت والوں کو بات چیت کرو, سیز فائر کروایا, نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی. یعنی کہ ہماری جو ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا سرکار میں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے وہ بات سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں کفیل صاحب بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی جماعت میں کام کیا, اتنے سال کام کیا, تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ آج جو ہے پی ڈی پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید جموں کشمیر کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر جموں کشمیر میں پی ڈی پی بات نہیں کرے گی, کھڑا نہیں ہوگی, تو آپ یقین مانیے یہ جو نیشنل کانفرنس کبھی کبھی بات کرتی ہے وہ بات کرنا بھی بند کر دیں گے. ایک منٹ کچھ بات میری ایک عرض سنیے. انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے تھے, اب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے, مگر انکاؤنٹر سے بڑی اتنی جنگ ہوگی ہماری, جنگ کی بات پھر سیز فائر کرنا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریکنسلیشن, ڈائلاگ, ڈیبیٹ نہیں کریں گے, آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے, یہ انکاؤنٹر بھی چلتے رہیں گے اور خدا نہ خواستہ ہم ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ رہیں گے. اس لیے ڈائلاگ اینڈ ریکنسلیشن از دا اونلی وے فارورڈ. لیکن پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ڈائلاگ ہے, لیکن اب وہ ہوگا صرف پی او کی. وہ تو ہم نے دیکھ لیا, وہ تو دیکھ. تھینک یو سو مچ. اس سے قبل کہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے, ہماری یہاں پہ جو پریس کی بیٹھی ہوئی ہے, جو بھی صاحبان یہاں پہ پریس سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان سے پہلی میری عرض جو ہوگی وہ یہ ہے, میں کوئی دل بدلی کر کے یہاں پہ نہیں آیا ہوں. ایک چیز میں یہ واضح طور پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس چیز سے مجھے بہت نفرت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص کہیں پہ کسی کو دھوکہ دے کے دوسری جگہ پہ آ جائے تو یہ قابل نفرت بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں یہ بھی ایک رواج بنا ہوا ہے, وہ جس طرح شاعر نے کہا کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. میں
पिछले 8 महीने से पार्टी से मेरे ذاتی कुछ इख्तलाफात थे। पार्टी की मौजूदा क़यादत जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सूरत में, हकीकत बात यह है कि फारूक साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने बहुत मुझसे मोहब्बत भी की है, प्यार भी दिया है, इज्जत और वक़ार का भी ख्याल रखा उन्होंने हमेशा। मैंने अपने टाइम पे 3-4 चीफ मिनिस्टर अपने एमएलए शिप की टेनवर में देखे। 3 तकरीबन पहले फारूक साहब, फिर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और फिर आज़ाद साहब। हर एक ने मेरा एहतराम किया, इज्जत की, क्योंकि मैंने एक असूल वाली ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि ये सरमाया मेरे साथ आखिर तक रहे। लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उमर साहब के हाथ में चली गई है, कुछ इख्तलाफात हमारे बढ़े, काफ़ी सारी सूरतें जो यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपसे। तो उन्होंने भी ये महसूस किया कि इस शख्स के साथ रहना शायद मेरी जो आज़ाद ख्याली है, आज़ाद तबीयत है, वो उसके मुनाफी है। इख्तलाफ बढ़े, वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ 7-8 महीने पहले ही उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि आज के बाद इनके लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। जलसे में कहा। जब वो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये क्या दरवाजे हैं? वो उन लोगों के बारे में सोचें जो उस दरवाजे पे बैठे हैं। हम तो वो लोग हैं जो अल्लाह के दरवाज़ा रहमत के तलबगार हैं, जो हमेशा खुला रहता है। ये मुख्तसर दरवाजे होते हैं जो कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं। तो मैंने उसी दिन से उस पार्टी को अलविदा कहा। मैं उस पार्टी में नहीं हूँ। खुद उन्होंने मुझे उसकी मेंबरशिप से क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।